जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, पूरा जोश और जान से लगे हुए होंगे। ठीक है। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान सॉरी गलत बोल गया, सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करने जा रहे हैं। काफी बच्चों की ये समस्या रहती है कि भैया उनसे ऑब्जेक्टिव हो जाता है, उनसे लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पीछे रह जाते हैं। आज की कक्षा और आने वाले 3-4 दिन की कक्षा देखने के बाद आपको लगेगा कि भैया मैं भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को फोड़ सकता हूँ, मैं भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कर सकता हूँ। कुल मिलाकर के हम लोग आने वाले कुछ दिनों में 28 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, 4 क्वेश्चन अपन डेली का करेंगे, तो 7 दिन में आपका लगभग पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट हो जाएगा। और विश्वास रखिएगा, आपको बाहर याद करने का जरूरी नहीं पड़ेगा, मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा। और इसके साथ में चित्र के माध्यम से समझाऊंगा भी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। और रटना भी कम पड़ेगा और आप लोग खुद दिमाग से उत्तर लिख पाएंगे। ये नहीं कि भैया एग्जाम में याद कर रहे हैं, क्या पढ़ा था, चौथा पेज में क्या था, चौथा पेज में क्या था, ना 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 ना, आपको सारा याद रहेगा। आप दिमाग से लिखेंगे भैया, ये नहीं कि रट रहे हैं, ना वैसे नहीं करेंगे। ठीक है? और पिछले वर्षों में भी भैया यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आया था, इस साल भी आएगा, विश्वास रखिए। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास पे आप लोग कायम रहिए। ठीक है। इसके बारे में बात करें, अगर इसके पीडीएफ के बारे में, नोट्स के बारे में, तो नोट्स के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। फटाफट से आप लोग को हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डेली क्लास समाप्त होने के बाद नोट्स मिल जाता है। पहले से भी बहुत सारा पीडीएफ वगैरह पढ़ा हुआ है, उससे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अब बाकी बात करें आज की, तो आज की भी जो है क्लास समाप्त होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे वहां पर जाकर के आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और बात करें, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी वहां पर आपको देखने को मिलता है, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव की भी काफी हद तक तैयारी वहीं पर हो जाती है। ठीक है। आप लोग जाकर के, ढेर सारा ऑब्जेक्टिव पड़ा हुआ है, आप लोग इस टाइप का क्यूजेज वहां पर लगा सकते हैं। जी चलिए, क्लास की शुरुआत करेंगे। भैया मैं आपको पहले बता दूं, जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है पता है आपको, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होने वाला है। और आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक को देखे होंगे ना भैया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही बड़ा आता है कि नहीं आता है, सही से बताइए, आता होगा, जरूर आता है जी। अच्छा, तो सर जी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने से फायदा क्या है। अरे भैया यही क्वेश्चन तो रिपीट होकर के आता है। आप लोग 100 नंबर का एग्जाम दीजिएगा, और इसमें से आपका 100 नंबर का आपको बनाना होगा, और इसमें से आपका 80 से 90 क्वेश्चन, 80 से 90 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका रिपीटे होगा, मतलब पिछले साल से दिया हुआ होगा उठा करके। तो अगर बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है और सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा के जाता है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ करके चला जाता है, उसको तो भैया सारा प्रश्न बना लेगा कि नहीं बना लेगा। अरे मास्टर जी बिल्कुल बना लेगा, ये बात तो सही बोलो। लेकिन सब क्वेश्चन बैंक पढ़ के नहीं जाता है, तो भैया कुछ फेल होगा, कुछ सेकेंड डिवीजन आएगा, कुछ थर्ड आएगा, और कुछ फर्स्ट भी आएगा, तो मुश्किल से 350 इतना नंबर से आएगा। तो भैया ये तो उसका गलती है, इतना आसान है पास करना फिर भी। ठीक है। तो चलिए, इन सब बातों में समय बर्बाद नहीं करेंगे, इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, पहले की भी कक्षा में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या आता है, सब कुछ बता चुके हैं। अब बात करें इस प्रश्न की, तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है, प्रश्न तो यही है भैया। और देखो इस पे जो है पूरा फिगर उगर सब कुछ आपको सब चीज दिखाएंगे भैया। लो भैया देखो, बिहार का सड़क सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ समझाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सारा समझ में आएगा। ठीक है जी। चलिए, तो पहले, लेकिन पहले पढ़ाने का तरीका मेरा ये रहेगा, पहले ये समझ लो बच्चों। मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, उसके बाद मैं क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे ही बताऊंगा, पीपीटी पे बता के नहीं, ऐसे ही बताऊंगा मुंह जुबानी, ताकि आपको थोड़ा कुछ समझ में आ जाए। और उसके बाद अपन पीपीटी से पढ़ लेंगे। तो पहले तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, और उसके बाद आप लोग प्रेजेंटेशन पे देख के पढ़ लेंगे, और तीसरी बार में आप लोग को जो मैं पीडीएफ दूंगा, तो वहां से आप लोग पढ़ लेंगे। बताओ कैसे नहीं याद होगा, बिल्कुल याद होगा, और एकदम फोटो वोटो के साथ में रहेगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है। चलिए, इस प्रश्न की बात करें तो मास्टर जी ये प्रश्न तो आपने बोल दिया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन प्रमाण दो हमको कब पूछा गया है। लो भैया, ये प्रश्न आपका 2017 में पूछा गया था, उसके बाद 2021 में पूछा गया है। 4 साल का गैप में पूछा गया है, हो सकता है कि फिर 4 साल का गैप में 2025 में पूछ दे, इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ। और पूछ भी सकता है जी, बिल्कुल संभावना है पूछने का। ठीक है। अच्छा, प्रश्न क्या है जी। अरे मास्टर जी प्रश्न तो दिख नहीं रहा है, का सीधा देखो, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, समझा तो दो। लो भैया समझो, आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा का मामला। रुपया पैसा बोल दो, ठीक है, या बोल दो संसाधन। बिहार जो है पिछड़ापन मतलब पीछे होना। बिहार रुपया पैसा के मामले में क्यों पीछे है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ देता बिहार में गरीबी का क्या कारण है। सेम ही क्वेश्चन है भैया, रुपया पैसा के मामला में पीछे हो या गरीब हो, बात तो बड़ा बड़ी है। यही आपसे पूछा गया है। अरे मास्टर जी इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इसके लिए सोचना पड़ेगा। अरे भैया इसका उत्तर जो है ना, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग चलाइए। सोचिए कि बिहार में क्यों गरीब ज्यादा है, क्यों गरीबी ज्यादा है, क्यों रुपया, यही सोचना है आपको। देखिए, पहले तो आपके सामने सर जी आपका जवाब आएगा, बिहार में लोग ये ज्यादा है। अब लोग ज्यादा है मतलब लोग को कह दीजिए जनसंख्या, क्या दिक्कत है, जनसंख्या। बिहार में
जनसंख्या ज्यादा है और भैया रोजगार कम है। अब खेती करने के लिए जगह भी कम हो गया। अरे भैया मान लीजिए कि इतना बड़ा जगह है, अब इसमें पहले 10 लोग खेती करता था तो इसका 10 हिस्सा लग गया तो ज्यादा ज्यादा जमीन होगा। इसमें मान लीजिए कि अब जो है 50 लोग खेती करने लगा था, अब 50 हिस्सा लग गया तो जगह कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सबको पैसा कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले 10 लोग था तो उसका आमदनी ज्यादा होगा, ज्यादा बड़ा बड़ा जगह से खेती होगा तो अब 50 आदमी हो गया तो आमदनी कम हो जाएगा। इस वजह से भी लोग जो है गरीब है, क्या जनसंख्या ज्यादा है भैया, भरपूर बैटिंग कर रहा है वहां का लोग आदमी, कुछ नहीं मिलता है तो बस बच्चा बच्चा बच्चा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जनसंख्या काफी अधिक होने के कारण रोजगार कम है। पहला कारण तो यही हो गया गरीब होने का। दूसरा कारण देखिए, और जनसंख्या ज्यादा होने से फायदा क्या है, मान लीजिए किसी के घर में दो गो है कमाने वाला, मान लीजिए मम्मी और पापा दोनों कमाते हैं। मम्मी का सैलरी आ जाता है 10, मम्मी कितना भैया 10,000 रुपया, और पापा भी मान लो कि 10-12 हजार रुपया कमाते हैं, छोटा मोटा नौकरी करते हैं, गरीब के बारे में बात कर रहे हैं तो। और ये दोनों कमा करके, और इसके घर में बच्चा है भैया 10 गो, कितना बच्चा 10 बच्चा। अब 12 10 22 हजार रुपया हुआ, मान लो पिताजी भी 20 है। अब बच्चे को खिलाने पिलाने में सब पैसा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो इसमें बचत होगा नहीं होगा? तो जनसंख्या ज्यादा रहने का बहुत घाटा है। पहला चीज तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा कारण समझते हैं। पहला कारण समझ में आ गया होगा आप लोग को, जनसंख्या ज्यादा होना। अच्छा जी, दूसरा कारण, बिहार में न आपका सड़क बढ़िया है, सड़क भी बढ़िया न है। अब सड़क बढ़िया नहीं होने का घाटा, अरे भैया सड़क बढ़िया नहीं होगा तो आपका जो आने जाने का यातायात करने का साधन है वो बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? मान लीजिए बिहार में वैसे तो कोई उद्योग लगेगा नहीं, मान लीजिए फिर भी कोई उद्योग लगाते हैं और इसका रास्ते गड़बड़ है तो यहाँ कच्चा माल लाने में दिक्कत होगा, उद्योग ठीक से चलेगा ही नहीं। या यहाँ से सामान ले जाने में दिक्कत होगा तो उद्योग चलेगा ही नहीं। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण, अब भैया सड़क है नहीं बढ़िया, उसके बाद यहाँ बिजली का भी व्यवस्था नहीं है। अरे भैया यहाँ शौचालय भी नहीं है ठीक से, तो शौचालय भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है। अच्छा, यहाँ रहने के लिए घर कितना लोग को नहीं है? ये सब समस्या है कि नहीं, यहाँ इसी कारण तो बिहार पीछे है। दूसरा कारण हो गया। अच्छा, और क्या कारण हो सकता है और सर जी? यहाँ पर यहाँ का ज्यादातर जन आदमी तो खेती पर निर्भर है, बिल्कुल है। अब खेती पे निर्भर है, खेती किस पे निर्भर है? खेती तो सर जी मानसून पे निर्भर है। मानसून मतलब वर्षा पे निर्भर है कि नहीं है? खेती तो वर्षा पर निर्भर है। जिस साल वर्षा ज्यादा होगी उस साल भी फसल डूबेगा, जिस साल वर्षा कम होगी उस साल तो भैया सूखे पड़ जाएगा, उस साल भी नहीं होगा। मतलब बरसात ठीक होना चाहिए। अब बरसात को ऐसा तो है ना कि नाप करके रखे भैया, हाँ 50 सेंटीमीटर का वर्षा करवा दो इलाका में तो बादल जाकर उतना बरस जाता है, ऐसा बात भी है ना। तो वर्षा अपना मनमानी करता है जिसकी वजह से किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ये भी कारण है। और क्या कारण हो सकता है? अरे अरे बात करें तो बिहार का जो बंटवारा हो रहा था, तो भैया ये देखो ऊपर वाला इलाका था बाढ़ वाला इलाका, ये इलाका था खनिज वाला इलाका, पठार था यहाँ पर। ठीक है, और ये इलाका था आपका बंगाल का इलाका, यहाँ पर खेती बढ़िया होता था। तो ये इलाका तो बंगाल को मिल गया, खनिज वाला इलाका आपको मिल गया झारखंड को, और ऊपर में बाढ़ वाला इलाका बिहार को मिल गया। तो बताओ बिहार में क्या है कि नहीं? बाढ़ पानी आता है हर साल, बहुत सारा बस्ती को डुबा के लेके चला जाता है। तो ये भी समस्या है, बाढ़ की समस्या है कि नहीं है? अच्छा, बिहार के पास खनिज भी नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर उद्योग भी नहीं लगा सकते। तो ये सब कारण हुआ कि नहीं हुआ? यही सब कारण को थोड़ा सा पॉइंट बना कर लिख देंगे। इतना तो सोच सकते हो ना भैया, इतना तो सोचने का शक्ति होगा कि ये सब पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग। ये तो रद्दी है, अब ऐसे ही लिख के आ जाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, इसको थोड़ा सा सजा करके लिखेंगे, थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे। आपको जितना नंबर आता है तो उतना नंबर मिल जाएगा। चलिए इसको देखा जाए अब क्या क्या लिख के लाया हूँ मैं, चलिए जी। चलिए, अरे भैया हट जा, ये नहीं हटेगा, चलिए। बिहार एक बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य मतलब सर जी ये आर्थिक रुपया पैसा के मामला में पीछे है ना। बीमारू राज्य मतलब बीमार राज्य, पीड़ित राज्य। और आपका बिहार हो गया, फिर आपका जो है उड़ीसा हो गया, ये सब बीमारू राज्य में आता है। जिसके आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। आप अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सीधा लिख दीजिए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला हमने क्या देखा? पहला हमने देखा कि नहीं, अत्यधिक जनसंख्या, खूब ज्यादा जनसंख्या है, ढेर 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 बच्चा, आप लोग गली में देख लीजिए कितना बच्चा खेलता होगा। बिहार में जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ विकास के साधन कम है। यहाँ लोग का विकास हो नहीं पाता है, क्या जनसंख्या ज्यादा है। कोई रोजगार करेगा भैया, मान लीजिए किसी का कहीं पर एक दुकान लगाना है तो उसके लिए एक आदमी चाहिए, और दुकानें खुलने में 50 आदमी लगा हुआ है, सबका इनकम कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके बाद अधिकांश संसाधन जो है जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है, और ज्यादातर रुपया पैसा जो है जनसंख्या का पेटे भरने में चला जाता है, तो बचत होगा कहाँ से? नहीं होगा। तो भैया जनसंख्या देखना है, ये देखिए, ये लीजिए, ये देखिए आपका चुन्नू मुन्नू, ये देखिए जनसंख्या, आपको यहाँ सीधा सीधा पता चल जाएगा भैया जनसंख्या कहाँ होता है। ये लो, देखो ये है आपके पापा, और इसमें से ये है आपकी मम्मी। अब देखो भैया इसका बच्चा, बच्चा नंबर 1 2 3 4 5 6, इधर छिपा हुआ भी 7, ये इसकी बड़ी बेटी 8, और इधर भी चल जाओ 9। एक दो आदमी है कमाने वाला, और जो है आपका 9 10 11 12 11 आदमी है खाने वाला। कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा? गरीबी तो आएगी ना। ये समस्या है, पहला समस्या आपको क्लियर होगा। अगला देखते हैं जी।
अगला है आधारभूत संरचना का अभाव, वही हमने कहा, भैया सड़क ये सब जो कहा इसी में तो आएगा आधारभूत संरचना में। चलिए जी इसको देख लेते हैं। आधारभूत संरचना बोलते हैं सड़क, बिजली, ऐसा चीज जो आदमी को जीने के लिए जरूरी हो, जो आदमी के विकास के लिए जरूरी हो, बेसिक चीज हो, बुनियादी चीज हो, उसी को हम लोग आधारभूत संरचना बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा किसी देश या राज्य के लिए आधारभूत संरचना का होना बहुत जरूरी है। बिहार इस मामले में बहुत ज्यादा पीछे है। देश का विकास के लिए आधारभूत संरचना चाहिए, बिहार भैया काफी पीछे है। यहाँ का सड़क जो देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, सिंचाई देख लीजिए, दोनों चीजें नहीं बढ़िया से, शिक्षा व्यवस्था भी ठीक नहीं है। इसी कारण जो है बिहार आर्थिक मतलब रुपया पैसा के मामले में काफी पीछे है। ये देखो भैया, अब देखो ये है आपका बिहार का सड़क। इस सड़क है कि भैया बताओ नहाने के लिए स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल बनाया गया है, देख लो भैया ये है सड़क। और देख लो कैसा सड़क है भी तो ऐसा सड़क है। अब इससे क्या होगा भैया, विकास हो सकता है? अब ले इधर से गाड़ी गया, ये पानी बाहर इधर, ये पानी इधर बाहर, बताओ घर में भी पानी घुस जाएगा। तो फायदा है इससे नहीं है जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। अब बिहार की अर्थव्यवस्था मतलब बिहार का जितना लोग है सब चीज जो है पूरा अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। खेती होगा तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा, रुपया पैसा के मामले में बिहार आगे बढ़ेगा। खेती नहीं होगा तो नहीं बढ़ेगा। और खेती जो है आपका कृषि जो है मानसून पर निर्भर है, मतलब वर्षा मानसून बेसिकली आप लोग आगे पढ़िएगा। हवा के दिशा के पलटने को मानसून बोलते हैं, वैसे तो फिलहाल में समझ लीजिए वर्षा, वर्षा पर निर्भर है। कभी अधिक वर्षा व ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो जाते हैं। ओलावृष्टि, अब ओलावृष्टि क्या होता है सर जी? अरे भैया आप लोग ऊपर से पत्थर बरसते हुए देखे होंगे। अब बताइए ये पत्ता है, अब मान लीजिए फसल है, पेड़ पौधा लगा हुआ है, इस पे यदि पत्थर गिरेगा, पत्थर मतलब जो गिरता है भैया वो पत्थर बोलते हैं, बर्फ गिरेगा। अब बर्फ कैसा गिरता है भैया, चोटों लगता है माथा में, बरसात के समझ में याद होगा। पत्ता में छेद हो जाएगा तो पेड़ पौधा की स्थिति बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? इससे भी जो है फसल जो है नाश हो जाता है, इसका वर्षा कारण। ठीक है, ये सब कारण लिखेंगे। अगला बाढ़ की स्थिति। अब भैया बाढ़ मतलब सर जी वही जो पानी आता है। बिहार के उत्तरी हिस्से में हर साल कोसी नदी के कारण भयंकर बाढ़ आती है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है बिहार का सो किसको बोलते हैं, कोसी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया, बिहार का जो उत्तरी हिस्सा होता है, ये पूरा का पूरा बिहार मान लीजिए, ऊपर से जो कोसी नदी बहती है तो ये पूरा इलाका में बाढ़ ले आती है, जिससे जान माल का बहुत ज्यादा क्षति होता है। ये भी एगो कारण है। हो गया बात खत्म, इतना सा आप लोग लिख दीजिएगा। 4 नंबर का तो क्वेश्चन ही आता है और 4 पॉइंट लिख दीजिएगा भैया तो बहुत है। ठीक है, क्लियर होगा आप लोग को, इतना तो समझ में आ गया होगा बिहार का पिछड़ापन का क्या कारण है, क्यों बिहार पीछे है। ठीक है, नहीं समझ में आता तो दोबारा सुन लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। इसमें हम लोगों को असहयोग आंदोलन का कारण बताना है कि असहयोग आंदोलन का क्या कारण था। ठीक है, इसको समझते हैं जी। अब बात करें ये प्रश्न कब पूछा गया है सर जी, ये प्रश्न आपका 2014 में पूछा गया है, उसके बाद 2020 में पूछा गया है। ठीक है, मतलब बार बार पूछा जाता प्रश्न है, 2 बार इधर ही पूछ चुका है। तो इसका कारण बताना है। अब असहयोग आंदोलन का क्या कारण हो सकता है? तो भैया असहयोग आंदोलन का कारण वही होगा जो असहयोग आंदोलन से पीछे घटित हुआ होगा। तो 3-4 कारण आप लोग दे देंगे, मैं आपको कारण बता दूं। इसका 3 कारण तो मुख्य होता है, चौथा कारण मैंने 4 नंबर का आता है तो भैया एक एक नंबर सब में दे देगा तो 4 नंबर पूछ जाएगा, इसीलिए 4 कारण लिख दिया। 3 कारण बताता हूँ। पहला, असहयोग आंदोलन के पहले हुआ था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। सभी को पता है कि नहीं पता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कि नहीं हुआ था? और इसमें क्या हुआ था भैया, जनरल डायर आया था, सबको घेर के थरथरा दिया था, कहानी खत्म, खल्लास कहानी खत्म ना, सबको मार दिया था। पहला तो यही हुआ था। कब हुआ था ये आपका 1919 में हुआ था। अच्छा इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद इसके बाद क्या, इसके पहले ही हुआ था। सरकार एगो कानून बनाया था जिसको रोलेट एक्ट बोलते हैं, ये भी कारण था कि नहीं था? रोलेट एक्ट बोलते हैं। अब रोलेट एक्ट में क्या था, मतलब सरकार जो है अंग्रेज जो है किसी को भी शक के दायरे में धर करके उसको उठा के जेल में दे देता था। अब आप ही बताइए, हमको शक हुआ, मान लीजिए आप रास्ता आप जा रहे हैं, हम पुलिस है, हमको शक हुआ भैया ये आदमी जो है हमको चुपचाप मन ही मन में गाली दिया, मन में गाली दिया है, मन ही मन में गाली दिया, इसको उठाए घर के लेके चले गए, जेल चले गए। अब बताइए हमको ऐसा संदेह हुआ, हम आपको उठा के लेके चले गए जेल, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो गुस्सा आएगा तो भैया मेरा केस कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? वही बात है यहाँ पर। लेकिन आदमी अंग्रेज के खिलाफ केस कर नहीं सकता था, काहे कि अंग्रेजी तो पुलिस था, उसके खिलाफ केस कौन करेगा? और जज भी अंग्रेजी का होता था। भैया आदमी को पकड़ के और फांसी पे टंगवा देता, उसको अभी तो जेल में डाला है, उसको फांसी पे टंगवा देता। इसीलिए डर से केस नहीं करता था। इसी कारण जो है उन लोग आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन, वो कारण हो गया। तीसरा कारण, एक और कारण क्या था? एक और कारण आपका मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? अरे सर जी, ब्रिटेन जो है तुर्की का जो खलीफा होता था, खलीफा बोलते थे मुस्लिम आदमी जो होता है ना उसका, समझ लीजिए उसमें पूजनीय होता था, भगवान होता था वो। मतलब भगवान ऐसा नहीं किया उन तरह आपको कैसे दिया के आपके सामने में रसगुल्ला प्रकट हो गया, ऐसा वाला भगवान है माना जाता था, उसको धर्म गुरु माना जाता था। उसको उसका पद ही समाप्त कर दिया था, उसके साथ में बहुत मतलब उसका पद समाप्त कर दिया, उसको जेल वगैरह में डाल दिया था, ऐसा सब किया था ब्रिटिश।
तो अंग्रेज मुसलमान यहाँ का गुस्सा होकर के ये भी जो है आंदोलन में सहयोग किया। ये भी खिलाफत आंदोलन भी एक बहुत बड़ा कारण था असहयोग आंदोलन का। और चौथा था कि भैया ये तो पता है आपको कि लोग जो है स्वराज मांग रहा था। स्वराज मतलब अपना राज, अपना राज का मन करा था कि भैया हमको अपना शासन चाहिए, हम तुम जैसे शासन नहीं तुम जो शासन चलाओगे उस पर नहीं चलेंगे। ये भी कारण था, चार कारण था। चारों कारण एक बाय एक हम लोग देखते हैं और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, हट जा भैया। चलिए, पहला लिखा गया है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 में कब चलाया गया था? बच्चा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कब चलाया गया था, तो आपको बताना पड़ेगा कब गया था। 1920 में चलाया गया था। में ब्रिटिश शासन द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। किसके द्वारा शुरू किया गया था सर जी? महात्मा गांधी द्वारा। कब किया गया था? 1920 में किया गया था। ये लिख दीजिएगा ना, इतना को लिख दीजिएगा ना, भैया एग्जामिनर खुश हो जाएगा। हाँ, बच्चा को पता है कि असहयोग आंदोलन कौन चलाया था, कब चलाया था, किसके खिलाफ चलाया था। एग्जामिनर खुश। अब एग्जामिनर खुश तो आप भी खुश हो जाएगा, काहे कि एग्जामिनर इतना नंबर देगा आपको, तो इस देख लेगा भैया हाँ लिखा एक नंबर तो आपको इसीलिए दे देंगे। उसके बाद लिखिएगा कि इसके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित, तब इसका कारण बताना। चलिए कारण देखते हैं इसका। पहला कारण हमने आपको पहले ही बताया, जलियांवाला बाग हत्याकांड है। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें अमृतसर के जलियांवाला बाग में निर्दोष भारतीयों को जनरल डायर द्वारा गोलीबारी भारतीयों पर जनरल डायर द्वारा गोलीबारी की गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। मतलब कितने सौ लोग, बात करें हजारों लोग मारा गया था बोलना चाहिए, सैकड़ों लिख दिया है। इस घटना ने भारतीयों में आक्रोश बढ़ गया, जोश बढ़ गया कि भैया हमारा आदमी को मारा है, चलो घूस के मारेंगे। आप ही का ग्रुप लगा, कोई मार देगा, जाके मारेगा कि नहीं। वैसे इसमें भी हुआ। पता चला कि जनरल डायर आके तरतरा दिया, तो पूरा मतलब जो है सोचा कि अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब कूटना जरूरी है। तो ये हुआ, ठीक है, जोश बढ़ गया आदमी में। ये जो है एक आंदोलन, क्या इसी का नाम क्या है? असहयोग आंदोलन। पहला कारण तो यही होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 2 नंबर में भी आता है, तो याद रखिएगा, इसको भी ध्यान से रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा फोटो देख लेते हैं भैया कैसे डंगाया था पकड़ के। ये देखिए, यही सब में से कोनो एगो मेन होगा, पीछे में खड़ा है या जनरल डायर। और ये क्या किया? ये भैया यहाँ पर चल रहा था सभा, ये चल रहा था आपका, यहीं पे चल रहा था, सभा चल रहा था। सभा बोलिए या मेला लगा हुआ था। और इसको ये जो है चुपचाप कर्फ्यू लगाया था। चुप, अब देखिए कर्फ्यू मान लीजिए, ये आपका जो है लॉकडाउन लगाएगा, तो बताएगा ना कि भैया लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई आदमी घर से बाहर मत निकलिए। बोलता है कि नहीं? आपके इलाका में भी बोला होगा कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा होगा, जीप पे चल के बोलता होगा कि लॉकडाउन लगा हुआ है, घर से बाहर नहीं निकले, नहीं तो जुर्माना देना पड़ेगा, सजा। लेकिन ये जो जनरल डाइट लगाया था, ये भी लगाया था, कर्फ्यू लगाया था, लेकिन ये चुपचाप लगा दिया था। अब चुपचाप लगाने से बात क्या हुआ? इन लोग को पता ही नहीं चला, यहाँ का जो आदमी सब है, इसको पता ही नहीं चला कर्फ्यू लगाया हुआ है। कर्फ्यू लगाया हुआ होगा तो मेला कब जाएगा? कोई नहीं जाएगा। इसको पता ही नहीं चला। पता नहीं चलने की वजह से क्या हुआ कि जनरल डायर उसको पता नहीं चला, तो ये लोग मेला लगा दिया। और जनरल डायर को लगा कि जो है ये सब ब्रिटिश शासन का बात नहीं मानता है, ये अपना मनमर्जी करके सब पुलिस को लेके आया, देख लीजिए। और ये चारों तरफ से पुलिस लगा हुआ था, घेर करके सब पे गोली इधर से फायरिंग करना शुरू कर दिया। और फायरिंग किया तो सब आदमी को मार दिया, किसको भुजिया बना दिया, मतलब सब पूरा बंदूक से जो कहानी खत्म कर दिया उसका। इसी में जो है एगो उधम सिंह बच गया था। उधम सिंह जो है इसमें क्या बचा था, मतलब इसमें उसका पप्पा मर गया था, तो उधम सिंह जा करके इसको गोली मारा था, बाहर पे जा करके हालत में मारा था गोली इसको। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहानी हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड को। चलिए, अब अगला देखते हैं। अगला है आपका रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था सर जी? इसको जो है इसको काला कानून भी बोला जाता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो ये रोलेट एक्ट को ही हम लोग जो क्या बोलते हैं? काला काला कानून बोलते हैं, याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 3 को 2 नंबर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। खिलाफत आंदोलन क्या होता है, रोलेट एक्ट क्या होता है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या होता है, तीनों पे क्वेश्चन बन सकता है 2 2 नंबर का, तो याद रखिएगा इसको। इस कानून के तहत क्या था कि ब्रिटिश सरकार मतलब अंग्रेजवा जो है किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा के गिरफ्तार कर लेती थी। इसके तहत क्या करता था ब्रिटिश सरकार? अंग्रेज जो था, कोई भी भारतीय को, इन्हें कि ब्रिटिश को गिरफ्तार कर ले, ऐसा नहीं करता था। कोई भी भारत का आदमी को बिना मुकदमा चलाए, बिना कोर्ट केस गए, आराम से उठा करके चुपचाप लेके चल जाता था, चलो बेटा आप जेल में सोना आराम से। ठीक है, तो इस कानून से जो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, तो इस कारण भी आपका भारतीय ये जो है आपका असहयोग आंदोलन हुआ। और अगला आपका आता है खिलाफत आंदोलन, 1920 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने के मुद्दे से भारतीय मुसलमान नाराज थे। अब आप ही बताइए, अभी हिंदू लोग का मतलब जो प्रसिद्ध है बाबा बागेश्वर, और इसको जो है किसी तरह से कोई बाहर का आदमी आएगा और कुछ मतलब लीजिए इसका जो पद समाप्त कर देगा, इसको बोलेगा कि आप इन्हें कीजिए उन्हें कीजिए, इसको गिरफ्तार करके लेके चला जाएगा अपना देश में, तो कितना गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो वही यहाँ जो है मुसलमान के साथ में हुआ। इसका भी जो धर्म गुरु था उसको भैया लेके चला गया, लेके चला गया। अब उसका पद समाप्त कर दिया। वो जो मतलब उसको बोल दिया कि आप ये सब काम नहीं कीजिएगा, भाषण वगैरह मतलब जो भी था तो कर दिया गया। इससे जो है मुस्लिम लोग नाराज हुआ, मुसलमान नाराज हुआ। और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। गांधी जी चाहता था
कि हिंदू मुस्लिम एक हो जा। एक होने से क्या होगा? एक होने से भैया ब्रिटिश का मतलब खटिया खड़ा हो जाएगा। ब्रिटिश क्या करता था? फूट डालो शासन करो का नीति अपनाता था। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग भी अगर जुड़ करके नए अलग होकर के जो एक साथ मिल करके लड़ेंगे ब्रिटिश से तो जीत जाएंगे। तो यही गांधी जी सोचते थे, और इसी कारण जो है वो खिलाफत आंदोलन में मुसलमान का सपोर्ट किए थे, ठीक है। और इससे असहयोग, इसी कारण और इसे असहयोग आंदोलन के साथ में जोड़ दिया। और इसी कारण जो खिलाफत आंदोलन किसके साथ में जोड़ दिया गया? असहयोग आंदोलन के साथ में जोड़ दिया गया। एक बार पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। और लास्ट है आपका स्वराज की मांग। अब स्वराज मतलब होता है अपना राज। पहले था ब्रिटिश का राज। भारत वाला चाह रहा था कि ब्रिटिश का राज खत्म हो, हमको अपना राज मिले, हम अपना शासन अपने से चलाएं। अब भैया देखिए, एक होता है आपका स्वराज, याद रखिए। अरे भैया मिट खाया जा रहा है। एक होता है आपका स्वराज, ठीक है। और एक चीज होता है आपका पूर्ण स्वराज। अब देखिए, स्वराज में क्या होता है? स्वराज में शासन तो आप चलाइएगा सर जी, शासन तो हम लोग चलाएंगे। लेकिन अगर हमको ब्रिटिश किसी के साथ में व्यापार करना है, कोनो देश के साथ में, या कोनो अंतर्राष्ट्रीय संधि में भाग लेना है, ई निर्णय हम नहीं कर सकते हैं, ई ब्रिटिश करेगा। ई होता है स्वराज। और पूर्ण स्वराज मतलब वह पूरा स्वतंत्रता। मतलब हमको जिस देश के साथ में मन करे उस देश के साथ में व्यापार करेंगे। जिस देश के साथ में मन करे संधि करने का उसके साथ में संधि करेंगे। जिससे मन करे युद्ध करने का उसके साथ में युद्ध करेंगे। ये होता है पूर्ण स्वराज। मतलब घर के अंदर भी मेरा शासन होगा और घर के बाहर भी मेरा, स्वतंत्र होंगे हम, जिसके साथ में जो करना है कर सकते हैं। लेकिन स्वराज में क्या होता है? ये तो पूर्ण स्वराज हुआ। स्वराज में भैया घर के अंदर में जो काम करना है करो, लेकिन घर के बाहर आप लोग एक कदम भी नहीं रख सकते हैं, घर के बाहर कुछ नहीं कर सकते, मतलब भारत देश के बाहर। ऐसा बात था। तो उस समय फिर भी लोग जो चाह रहा था कि भैया छोड़ो, अंतर्राष्ट्रीय संधि क्या करेंगे, किसी से क्या युद्ध करेंगे, अपनी स्थिति खराब है, कम से कम घर का शासन तो चला ले। इसीलिए जो है वो सोच रहा था, स्वराज का मांग कर रहा था। भारतीय जनता ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था भारतीय जनता में। तो स्वराज यानी स्वशासन मतलब अपना शासन की मांग तेज हो रहा था। गांधी जी ने स्वराज प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को एक प्रभावी हथियार माना। सोचा कि असहयोग आंदोलन करेंगे तो स्वराज मिल जाएगा। असहयोग मतलब कोनो चीज में सहयोग ही नहीं करना ब्रिटिश का, ऐसा था। तो इन सभी कारण से असहयोग आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। यही सब कारण था असहयोग आंदोलन के बढ़ने का, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है बच्चा, सांप्रदायिकता के 4 कारण को लिखे। सांप्रदायिकता का 4 कारण लिखना। इसमें फिक्स है 4 को लिखना है, तो इसमें तो आपको 4 में 4 लिख दीजिएगा, तो 4 में 4 आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी बात करें तो ये प्रश्न आपका बच्चा कब पूछा गया था जी? 2019 में पूछा गया था, ठीक है। कब पूछा गया था प्रश्न? 2019 में पूछा गया था। और सांप्रदायिकता का 4 गो कारण। अब सर जी सांप्रदायिकता का होता है, ये तो बता दो। सांप्रदायिकता मतलब होता है भैया अपना धर्म को बड़ा समझना। अपना धर्म को बड़ा समझना, मतलब धर्म के नाम पे लड़ना, समझ जाइए सांप्रदायिकता है। कोई अपना धर्म को बड़ा समझता है, 2 आदमी है भैया, ये सोचता है कि हिंदू धर्म बड़ा है। कोई आदमी है ये सोचता है कि मुस्लिम धर्म बड़ा है। अब ये दोनों में ये बोलता है कि भैया हिंदू धर्म का बुराई करता है, ये मुस्लिम धर्म का बुराई करता है, तो ये भैया यही होता है संप्रदायवाद। तो ये दोनों में मारपीट हो जाएगा, तो इसी को हम लोग संप्रदायवाद कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है संप्रदायवाद का 4 कारण क्या है? पहला कारण तो आपका परिभाषा से है कि संप्रदायवाद का पहला कारण तो आपका यही हो जाता है कि लोग अपने धर्म को बड़ा मानता है, और धर्म के मामला पे लड़ लेता है भैया। कोई बोलता है मेरा धर्म बड़ा है, कोई बोलता है हिंदू धर्म बड़ा है, कोई बोलता है मुस्लिम धर्म, दोनों में मारपीट हो जाता है, तो संप्रदायवाद बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दंगा हो जाएगा, दंगा भड़के। पहला कारण तो ये हो गया। अच्छा जी, दूसरा कारण क्या होगा जी? पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण हो सकता है सर जी कि लोग जो है अशिक्षित है, मतलब उसको जो है ज्ञान नहीं है। कोई कुछ बोलता है, आपस में भड़क जाता है धर्म के नाम पर। अभी बताइए, जो अनपढ़ लोग है उसको धर्म के नाम पे भड़काना बहुत आसान है। उसका धर्म का लोग को जाके 2 4 को बात बोल दीजिए उसका धर्म के खिलाफ, देखिए तुरंत मारने लगे आप। लेकिन जो पढ़ा लिखा लोग है, आप अंबानी को जाकर के बोलिएगा कि भैया हिंदू धर्म में ये हो गया, हिंदू धर्म में वो हो गया, खूब कहिए, वो लड़ेगा आपसे? लड़ेगा नहीं, लड़ेगा भैया। जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास ज्ञान है, वो धर्म के मामला आप क्यों लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा। और जिसके पास ज्ञान नहीं है वही धर्म के मामला पे मारपीट करता है, और शिक्षा भी कारण है। तीसरा कारण भैया, गरीब लोग। आप देखिए, अमीर लोग के पास बात करने के लिए समय ये नहीं होता है कि भैया धर्म के मुद्दा पे बहस करे जाके। और गरीब गरीब लोग में जहां देख लीजिएगा वहीं पर दू आदमी बैठेगा, अरे धर्म के मामले में बातचीत या कोई मामला में बातचीत शुरू कर देगा। गरीबी भी कारण हो सकता है। और क्या कारण हो सकता है? और सर जी यहाँ पर जो है राजनेता सब ज्यादा वोट लेने के लिए धर्म के आधार पर राजनीति शुरू कर देता है। धर्म के आधार पर राजनीति मतलब भैया धर्म के आधार पर पैसा लेने लगता है। अब आप ही सोचिए, एक देश है, यहाँ पर 4 प्रकार का जाति है, 3 प्रकार का, मान लीजिए हिंदू है, मुस्लिम है और सिख है। मान लीजिए एक आदमी आपका मुस्लिम खड़ा हुआ, एक आदमी मुस्लिम खड़ा हुआ और एक आदमी आपका
चलिए और एक थोड़ा सा और तगड़ा उदाहरण लिया जाए। मुस्लिम का जनसंख्या मान लीजिए यहाँ पर है 500, हिंदू का जनसंख्या मान लीजिए यहाँ पर है 300 और सिख का जनसंख्या मान लीजिए यहाँ पर है 200। ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर एक मुस्लिम आदमी खड़ा हुआ, एक हिंदू आदमी खड़ा हुआ और एक सिख आदमी खड़ा हुआ, कौन जीतेगा भैया? किसका संभावना है जीतने का? अरे सीधा सीधा बोल देंगे भैया ये जो मुस्लिम है, ये ज्यादातर मुस्लिम तो मुस्लिम ही आदमी को वोट देगा, तो मुसलमान सर जीत जाएगा। हिंदू का जनसंख्या कम है तो हिंदू को कम ही वोट पड़ेगा, सिख का भी कम है। तो ये सब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो भैया यही करता है राजनेता। राजनेता क्या करता है? वोट के जिस देखता है जो धर्म का वोट है, वो धर्म से खड़ा होगी बस, मतलब वो धर्म का आदमी खड़ा होता है, जीत जाता है। तो धर्म के आधार पर राजनीति करना शुरू करता है, इससे धर्म मतलब आदमी लोग जो बढ़ जाता है। अब मुस्लिम का शासन हुआ तो हिंदू के साथ में व्यवहार गलत करेगा। अब क्या होगा? गलत व्यवहार की वजह से क्या होगा जी? हिंदू फिर आगे कभी मुस्लिम को वोट देगा नहीं। हिंदू मुस्लिम में मतलब विरोध विरोध शुरू हो जाएगा, उस दोनों के बीच में लड़ाई पीट शुरू हो जाएगा। तो ये सब कारण होता है। तो ये चार पांच को कारण है, इसको देख लेते हैं अपने। उम्मीद है ये सब समझ में आ गया। यही सब लिखना है जी। चलिए। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोया। देखिए, सांप्रदायिकता का बीज मतलब सांप्रदायिकता कब से शुरू हुआ? तो भैया जब अंग्रेज नीति अपनाया ना, फूट डालो और शासन करो का। पहले सांप्रदायिकता नहीं था, उतना धर्म के आधार पर नहीं लड़ाई होता था। लेकिन जब अंग्रेज आया और सोचा कि फूटा फूटा के मारने का, तब जो है अंग्रेज सोचा कि हिंदू मुस्लिम में मारपीट करवा देते हैं। हिंदू को बोला कि देखो भैया तुम्हारा जो है इतिहास इतना पुराना है, तुम्हारा शासक ही। और मुस्लिम को बोला कि देखो औरंगजेब वगैरह ये सब तुम्हारा शासक है। ऐसा ही मुस्लिम को बोला कि देखो तुम्हारे साथ में कितना गलत हुआ है, और हिंदू को बोला तुम्हारे साथ में, बस दोनों में मारपीट शुरू कर दिया। तो सांप्रदायिकता का चार गो कारण जो निम्नलिखित है, ये थोड़ा सा लिख दिए इंट्रोडक्शन के लिए, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। चलिए कारण देखते हैं। पहला कारण, अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझना सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण, अपना धर्म को दूसरा धर्म से श्रेष्ठ समझना। और इसमें क्या होता है, कोई आदमी जो है अपना धर्म को दूसरे धर्म से ज्यादा बड़ा समझता है, वह दूसरे धर्म का निंदा करेगा। दूसरे धर्म का निंदा करेगा, उगला आदमी मारेगा। उगला आदमी मारेगा तो सांप्रदायिकता बढ़ेगा। इसके कारण इसके कारण भारत में आए दिन हिंदू मुस्लिम झगड़े होते हैं। और यही भैया अपने धर्म, एक हिंदू सोचता है कि मेरा धर्म बड़ा, मुस्लिम सोचता है मेरा धर्म बड़ा, ये दोनों में मारपीट हो जाता है। ले भैया होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सांप्रदायिकता का एक कारण अशिक्षा है। अशिक्षा मतलब कम पढ़ा लिखा होना। और शिक्षा के अभाव के कारण लोग किसी भी बात पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं और धर्म के नाम पर एक दूसरे के मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो ये अशिक्षा है, पढ़ा लिखा लोग नहीं है, वो या किसी का बात पर भरोसा कर लेता है और जो है एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसी कारण से अंग्रेज कामयाब हो गया था फूट डालो शासन करो का नीति अपनाने में, क्या उसमें लोग पढ़ा लिखा था नहीं। और जब लोग पढ़ा लिखा आया, गांधी जी आया, राजा राम मोहन राय आया, ये सब लोग आए, बुद्धिजीवी लोग आए, उसको पता चल गया कि ये जो है फूट डालो शासन करो का नीति अपना रहा है, जबकि ऐसा कोई बात है नहीं। बस दोनों फिर एक होकर के अंग्रेज को भगाया, यही कारण था। चलिए अगला, कई राजनेता ज्यादा वोट पाने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। लोगों को धार्मिक आधार पर बांट देते हैं, धर्म के आधार पर बांट देते हैं और उससे वोट एकत्रित करते हैं, जिससे समाज में सांप्रदायिकता बढ़ जाती है। ये भी कारण होगा। अच्छा अगला, इतिहास में चार गो कारण बोला था, तीन को देखे। इतिहास में धार्मिक संघर्ष और आपसी विवाद के कारण भी लोग में आपसी अविश्वास होता है, जो सांप्रदायिकता का कारण है। अब आप लोग थोड़ा सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, भैया पहले जो है मुस्लिम लोग जो आया था तो हिंदू पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर होता था, मतलब उससे धर्म के नाम पर टैक्स लिया जाता था और हिंदू का पैसा लूटा जाता था। उसके साथ में बात करें तो बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता था। तो हिंदू हो गया नाराज। होगा कि नहीं होगा? अब आप ही जानिएगा कि आपका दादा परदादा के साथ में इतना खराब खराब काम हुआ है, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि कई इतिहास में भी ऐसा कारण हुआ है, जिसके कारण जो है लोग अभी भी लोगों में आपसी विश्वास है ही नहीं। वो सोच रहा है कि पहले ऐसा किया है तो अभी भी ऐसा कर सकता है, जिसके कारण सांप्रदायिकता का जन्म होता है, सांप्रदायिकता बढ़ता है। तीन क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के कृषि की चार समस्या लिखना है। यही प्रश्न है कि बिहार की चार कृषि समस्याओं का वर्णन करें। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन में उल्टा के देख लीजिएगा। ठीक है। अब बिहार का कृषि में क्या क्या समस्या है, खेती में क्या क्या समस्या है, तो सर जी बिहार का समस्या देखे थे तो खेती का समस्या भी देख लेते हैं। चलिए बिहार का खेती में पहला बात तो वही जनसंख्या वाला समस्या है कि बिहार में जो है ज्यादा जनसंख्या जो है आपका, उसको रोजगार वगैरह उद्योग वगैरह है ही नहीं, तो क्या चीज में काम करेगा भैया? तो वो जो उसका बिहार का ज्यादा जनसंख्या खेती में लगा हुआ है। ज्यादा जनसंख्या किस पे निर्भर है? खेती में निर्भर है। पहला कारण तो ये हो गया, यही समस्या है। कम जनसंख्या रहेगा तो खेती से ज्यादा मुनाफा आएगा। अब ढेरी आदमी लगा दिया है खेती में तो दिक्कत है। अच्छा और क्या कारण हो सकता है? और सर जी बिहार में बाढ़ आता है, ये भी कारण है। जो समस्या तो है कृषि का, और सर जी ये पूरा बिहार है, ऊपर में इलाका में तो बाढ़ आ जाता है, लेकिन नीचे का इलाका में, इस इलाका में जो पठार से हल्का दूर है, उसमें सर जी सूखा पड़ता है, तो सूखा भी हो जाएगा, बाढ़ और सूखा दोनों हो जाएगा।
और क्या कारण हो सकता है? और हो सकता है यहाँ पर तकनीक का अभाव है सर जी। तकनीक मतलब आप पंजाब हरियाणा में चले जाइए, खेती का बढ़िया बढ़िया टेक्निक लगा हुआ है, बोटिंग लगा हुआ है, अच्छा अच्छा ट्रैक्टर है, सब चीज है व्यवस्था। लेकिन बिहार में भैया, बिहार में वही लोग हल से खेती कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर तक पहुंच पाया है, उससे ज्यादा औजार टेक्नोलॉजी का विकास हुआ नहीं है, तकनीक का भी अभाव है। वही खुरपी कुदाल से खेती कर रहा है अभी लोग। हम्म? और जो थोड़ा मोड़ा ट्रैक्टर उक्टर है भी तो पैसा वाला लोग के पास में है। तो तीसरा कारण ये हो गया। और क्या कारण हो सकता है? और क्या कारण हो सकता है सर जी? और सोचा जाए। तो सर जी यहाँ पर बाजार भी है, बाजार नहीं होगा, बाजार भी तो कृषि से ही जुड़ा हुआ है। खेती बढ़िया होगा तो बाजार में माल भरा हुआ होगा, खेती कम होगा तो बाजार कम होगा, तो ये भी कारण है। तो बाजार बाजार भी उपलब्ध नहीं है, बाजार आपका कम मात्रा में उपलब्ध है, छोटा मोटा बाजार है। और बाजार है तो यहाँ परिवहन का साधन नहीं है, परिवहन मतलब जाने ले आने का। अब मान लीजिए कोई कच्चा माल यहाँ से जाएगा, और वो तो भैया रोड है ना बढ़िया, तो जाने में उसको समय लग जाएगा। समय लगेगा तो कच्चा माल खराब भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यदि रोड बढ़िया रहता तो तुरंत पहुंच जाता, तो कच्चा माल खराब नहीं होता। तो ये सब समस्या किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से ही तो जुड़ा हुआ है। इसी चार गो को लिख देंगे भैया, चार गो समस्या बोल रहा है। और देखिए इसमें जहां आपको दिखे ना भैया, चार गो समस्या लिखो, पांच गो समस्या लिखो, जहां आपको संख्या दिख जाए ना, वो क्वेश्चन तो जरूर से बना लीजिएगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में नंबर फिक्स होता है भैया, आएगा ही आएगा। चार को जो लिख दीजिएगा, चार पॉइंट लिख दीजिएगा, तो चार में चार आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखें। तो बिहार की चार प्रमुख कृषि समस्याएं निम्नलिखित है, नीचे लिखा गया है। पहला है बाढ़ सूखा की समस्या। बिहार में हर साल मानसून के दौरान बाढ़ आती है। मानसून मतलब वर्षा, हमने आपको पहले ही बताया था कि जब वर्षा होता है तो बाढ़ आता है। क्या वर्षा होगा तो नदी में पानी बढ़ेगा, नदी में पानी बढ़ेगा तो भैया नदी का पानी गांव में आएगा, गांव में पानी आएगा तो बाढ़ आएगा, सीधी बात है। जिससे फसल को भारी नुकसान होता है, खूब ज्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र में सूखे की भी समस्या होती है। हमने पहले ही बताया कि भैया ऊपर बिहार में तो बाढ़ आ जाता है, लेकिन नीचे में आपका सूखा पड़ जाता है, जिससे पानी की कमी के कारण फसल का उत्पादन प्रभावित होता है। अब पानी कम होगा तो फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो दोनों चीज है, बाढ़ भी आता है, सुखाड़ भी आता है। बाढ़ से फसल डूब जाता है, बाढ़ आ जाता है, और सुखाड़ से भैया सूखे पड़ जाता है, पानी का पूर्ति हो नहीं पाता है। पहला कारण तो ये हो गया। ये देखिए भैया, अब बताओ यहाँ पर ये देखो चुन्नू मुन्नू सा घास है कि नहीं? दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ हाँ, चलिए जी। ये आपको नजर आ रहा होगा भैया, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा खेती हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा खेती हो रहा है, चुन्नू मुन्नू वाला बात है। अब इसमें कहाँ आदमी खेती करेगा भाई? खेत में तो पानी ही घुस गया है, नाव चला रहा है, लो भैया यहाँ पे घर था, अब नाव से जा रहा है, कितना समस्या है कि नहीं? चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये तो हो गया एक कारण। और क्या कारण है सर जी? और कारण है कि यहाँ सिंचाई का सुविधा कम है, यहाँ बोर्डिंग गड़ा हुआ नहीं है, पानी का व्यवस्था है नहीं। तो बिहार में अधिकतर किसान सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए सोचता है कि अब भगवान वर्षा पड़ जाए, खेती हो जाएगा बढ़िया। पानी का सुविधा नहीं है तभी तो खेत को क्या चाहिए? पानी चाहिए। खेत कभी बोलता है क्या भैया का पानी नहीं पियेंगे, हमको वर्षा का पानी चाहिए? खेत कभी बोलता है क्या? खेत को क्या चाहिए? पानी चाहिए। चाहे आप वो पानी कल से ला के दीजिए, चाहे वो पानी नहर से ला के दीजिए, चाहे आप वो पानी वर्षा से दीजिए, खेत को क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी मिलेगा तो फसल होगा, पानी नहीं मिलेगा तो फसल नहीं होगा। खेत में कभी खेत कहियो नहीं बोलता है कि भैया वर्षा दे दो ना, खेत बोलता है हमको पानी दे दो। अब आप पानी सोच रहे हैं कि भैया वर्षा पड़ेगा, लो वर्षा पर निर्भर रहोगे तो खेत चौपट होगा। वर्षा ज्यादा हो सकता है, वर्षा कम हो सकता है, और वर्षा पे आपका कंट्रोल भी नहीं है कि भैया वर्षा, हाँ इतना को पानी चाहिए, अब वर्षा बंद हो जा रही है भैया, वर्षा बंद, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा भैया, वर्षा को बंद कर ही नहीं सकते हैं। तो सिंचाई का जो है सुविधा कम है भाई। पर्याप्त नहर और सिंचाई के अन्य साधन में कमी है। इसी साल अच्छी खेती, इसी कारण मतलब साल भर में अच्छी खेती नहीं होती, जिससे उत्पादन क्या होगा? कम होगा, जिससे उसका उत्पादन कम होगा। अगला देखते हैं। तकनीक और मशीनों की कमी। अब हमने वही कहा, टेक्नोलॉजी कम है। आधुनिक कृषि में अच्छी तकनीक और मशीनों की आवश्यकता होती है। मतलब बढ़िया से खेती करने के लिए आधुनिक कृषि प्रणाली में आपको ट्रैक्टर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना टाइप का मशीन होता है खेती करने वाला, वो चाहिए। दवाई छींटने वाला मशीन चाहिए। लेकिन भैया अभी बिहार में कहाँ, बिहार खुदे पैसा नहीं है उसके पास, हाँ? किसान के पास अपना खाने के लिए पैसा नहीं पूरता है, वो मशीन में पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करेगा भैया? नहीं कर पाएगा। बिहार में इन संसाधनों की कमी है। अधिकांश किसान जो है पारंपरिक खेती, मतलब पहले जो हल से होता था खेती, कुदाल से होता था खेती, बैलगाड़ी से जोतवाता था, वो खेती पे निर्भर है, जिसके कारण उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट चार को बोल रहा था तो चौथा लिख दिए। अरे भैया तीसरे का ना भैया, तीन ये चार कर लो इसको, ये आपका चार नंबर हो जाएगा। ठीक है, बाजार की समस्या। किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य, मतलब जितना पैसा चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, क्या है कि बाजार उपलब्ध नहीं है। तो क्यों? स्थानीय बाजार मतलब छोटा मोटा बाजार, और बिचौलिया पर निर्भर रहना पड़ता है। अब मान लीजिए आप खेती किए और आपका खेत में भैया खूब ज्यादा, मतलब ढेर सारा फसल होगा,
अब यहाँ पर आपको बाजार से जाने के लिए रोड भी नहीं है, परिवहन भी नहीं है, और आपके पास में बड़ा बाजार भी नहीं है। आपसे कौन खरीदेगा? आपसे बिचौलिया मतलब बीच वाला आदमी खरीदेगा। जो छोटा छोटा व्यापारी जो होता है वो क्या करेगा, आपसे सामान लेगा और इसको जा करके आपसे मान लीजिए 100 रुपया किलो खरीदा, आई बाजार में जा करके यहाँ 500 रुपया किलो बेचेगा। आप तो भैया 100 ही रुपया में ठगा गए ना। इसी को अगर आप बाजार के पास ले जाते तब मिलता, 500 मिलता, लेकिन आपके नजदीक में बाजार ही नहीं। ये भी समस्या है। इसके अलावा अच्छी सड़क और परिवहन की कमी के कारण किसान अपनी फसल को दूर तक नहीं बेच पाते हैं। अब भैया उसके पास अच्छा परिवहन नहीं है, परिवहन गांव में, परिवहन इलाका में परिवहन का साधन नहीं है। मतलब वहां पर बात करें तो अच्छा वाहन नहीं चलता है, ले जाने के लिए जरा रोड ठीक नहीं है, खटर खटर करता है। टमाटर कोच लिए और उसको लेके जा रहे हैं भैया, एक तो धीरे धीरे जा रहे हैं, टमाटर चल रहा है, बस ले भैया हच हच पूरा टमाटर बर्बाद। तो ये कारण है। ठीक है, तो ये समस्या है, बाजार की समस्या है। तो अब भैया इसी सब समस्या, यही सब समस्या के कारण, यही सब इन्हीं समस्याओं के कारण बिहार के किसानों को कृषि में कम लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होती है, और उनका आर्थिक विकास मतलब उसका विकास जो है नहीं हो पाता है। ये कारण था। ठीक है, उम्मीद है जो प्रश्न हमने किया चारों का चारों प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कहीं भी भैया कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, और इसके पीडीएफ की बात करें बच्चा, तो आप जो है इसका पीडीएफ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पीडीएफ आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा, तो मतलब एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है याद हुआ होगा। भैया देखिए 100% तो आपको याद होने से रहा, अभी तो याद होगा नहीं। अभी आपको 100 में से लेकिन आपको 70 से 80% जरूर याद रहा हो। देखिएगा, आप सोचिएगा, आपसे अभी पूछ दिया जाए बताओ भैया बिहार रुपया पैसा के मामले में क्यों पीछे है, आपके पास सोच है, आप सोच के बता सकते हैं कि यहाँ खेती नहीं होता है बढ़िया, यहाँ ज्यादा जनसंख्या है, यहाँ बाढ़ का समस्या है, सूखा का समस्या है, यहाँ जो है घर का समस्या है, घर नहीं है ठीक से, रोड नहीं है ठीक से, बिजली नहीं है ठीक से, आधारभूत संरचना का अभाव है। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? यहाँ उद्योग नहीं है, ज्यादा जनसंख्या कृषि में लगा हुआ है कि नहीं? बोल सकते हैं। समझ सोच में तो आया, सोच तो सकते हैं कम से कम। यदि आपको दिया जाए कि भैया बताओ बिहार का कृषि का 4 गो समस्या, नहीं बता देंगे क्या? यहाँ बाढ़ आता है, यहाँ सुखाड़ आता है, ज्यादा जनसंख्या कृषि में लगा हुआ है जिसके कारण उत्पादन कम हो गया है, तकनीक का अभाव है, तकनीक टेक्नोलॉजी नहीं है इसके पास, किसी के पास बाजार नहीं है, नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। इतना तो दिमाग में आया ना भैया। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लिखने के लिए भी सीख जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आशा है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, क्लास में याद हुआ होगा। और वीडियो अगर पसंद आया है बच्चा, तो रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी जरूर से कर देंगे बच्चों। तो मिलेंगे आपसे कल की कक्षा में, अगली कक्षा में इसी के कुछ और प्रश्नों के साथ में। तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।